हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज 1 अप्रैल है और आइए आज हम लोग आपकी क्लास शुरू करते हैं। जो क्लास 10th की क्लास ये है, क्लास 10th का ये चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। इसके बारे में गाइस हमको पढ़ना है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से अच्छे सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। रियल नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे रियल नंबर के अंतर्गत आप कह सकते हो पूर्णांक भी आते हैं, धन पूर्णांक भी आते हैं, ऋण पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय संख्या भी आती है और उसके बाद माइनस को जो परिमेय संख्या होती है सभी आती हैं। तो कुल मिला जुला के आप सीधी सी बात कह सकते हो कि रियल नंबर एक वास्तविक संख्या है जिसके अंतर्गत संपूर्ण संख्याएं आती हैं। अब इसमें एक चीज आपको पढ़ना है सबसे पहले, वो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है। तो हम लोग इसी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यही टॉपिक हमारा शुरुआत है गाइस, और इसको हम लोग यहीं से पढ़ के यहीं से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए पहले ध्यान से। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी हो लेकिन उसका q 0 न हो। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो लेकिन उसका हर 0 न हो, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई भी नंबर हमारा होगा जो p/q के रूप का होगा, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। जरा p/q में आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे अतः ये q कभी 0 नहीं होगा। ये चीज आप जानते रहिए। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन वहां पे q कभी 0 नहीं होगा। तो p/q का मतलब p को कहते हैं अंश, इसको आप जानते रहिए, और ये होता है हर। तो इसकी एक और डिफिनेशन हो गई, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर की हो लेकिन उसका हर 0 न हो, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप की हो, हर के रूप की हो लेकिन हर शून्य न हो, हर शून्य न हो, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं हम। तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आई। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप का हो लेकिन हर उसका शून्य न हो, तो इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे हम ये लिख दें गाइस, जैसे हम लिख दें 1/2, 3/4, 5/6, √3/2 या अंडर में 8/4, या हम ये लिख दें 3/6, 8 या √9/4। ये सभी जितनी भी संख्याएं गाइस लिखी हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी की सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको।
तो ये हो गया परिमेय संख्या के बारे में डेफिनेशन। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या हमारी होती क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसका आता है परिमेय संख्या का निरूपण। अब आता है परिमेय संख्या का निरूपण। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है परिमेय संख्या का निरूपण। इसका मतलब क्या, जरा इसको समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया रहेगा, वो हमसे कहेगा कि इसको परिमेय संख्या के निम्नतम रूप में व्यक्त करो। जैसे देखो, जैसे अगर हमारे पास सवाल दे दे, जैसे मान लो ये दे दे, हमारे पास कह दे पी एक्स इक्वल टू दिया है 16x और क्यू एक्स इक्वल टू कितना दिया है, कह दे 4x। तो हमसे कहता है कि पी एक्स बटे क्यू एक्स ज्ञात करो, पी एक्स बटे क्यू एक्स ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16x में हम 4x से भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू कितना, 4। यही हमारा परिमेय संख्या का निरूपण है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम जितना आसान हो सकता है, यानी जितना वो संख्याएं हल हो सकती हैं, उतना ही उस संख्या को हल करके हम उसको निरूपित करेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल इसके देखते हैं, तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा अच्छे से चीज़ें। ठीक है, तो जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, जैसे कह दे पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तथा क्यू एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस ए। तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वेश्चन दिया, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तथा क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान ज्ञात करो। यही सवाल आपका इस रूप में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दे दे पी एक्स का मान इतना है और क्यू एक्स का मान इतना है, तो कहे इसको निम्नतम पदों में व्यक्त करो। चाहे आपसे कहे निम्नतम पदों में व्यक्त करो या आपसे पूछे पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान ज्ञात करो, दोनों का मतलब एक ही है। समझिए ध्यान से, चाहे आपसे कहे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और चाहे आपसे कहे इसको निम्नतम पदों के रूप में व्यक्त कीजिए या चाहे आपसे कहे कि पी एक्स बटे क्यू उसका मान ज्ञात करो, इन तीनों का मतलब एक ही है गाइस। ठीक है, अलग अलग इन तीनों का मतलब नहीं है। ठीक, तो गाइस हम यहाँ इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। आप एक एक स्टेप अच्छे से देखिए। इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर इसी सूत्र का इस्तेमाल हम इसमें करें तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ए। ठीक है, और हमारे पास क्यू एक्स इक्वल टू कितना दिया है? क्यू एक्स हमारे पास दिया है एक्स प्लस ए। तो चूंकि हमको निकालना है पी एक्स बटे क्यू एक्स, तो ये हो जाएगा पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और पूरे के बटे हो जाएगा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स बटे ये हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, यानी ये इसका हल हो गया गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। जितने भी प्रकार क्वेश्चन इसमें आए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है। तो देखो, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमसे कहता है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए ध्यान से आप। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन दिया है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 3, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का
मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे और इसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कहता है यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो तथा क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान ज्ञात करो। तो इसके सोल्यूशन को आप अच्छे से एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हमारे पास दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका तो गुणनखंड सब लोग करना जानते होंगे। इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे पी एक्स, इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। इसको अगर और हल करें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसको थोड़ा सा अगर और हल करें तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2, यानी पी एक्स हमारा ये आ गया, ठीक। अगर क्यू एक्स हमारे पास क्या दिया है, क्यू एक्स हमारे पास दिया है एक्स प्लस 3, तो हमको निकालना है पी एक्स बटे क्यू एक्स, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो पी एक्स का मान हो जाएगा एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और बटे हो जाएगा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये इसका आंसर हो गया गाइस, ठीक है। यहां तक बात समझ में सबको भाई? कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो बताइए भाई। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, वहां पे नंबर भी दे देगा आपको, कई नंबर दे देगा और आपसे कहेगा इसको निम्नतम रूप में व्यक्त करो। जैसे मैं आपको एक सवाल और दिखा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए अच्छे से। तो गाइस जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे पास दिया है पी एक्स इक्वल टू 144 तथा क्यू एक्स इक्वल टू 24, तो इसको न्यूनतम रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है। ये कहता है यदि पी एक्स बराबर 144 और क्यू एक्स बराबर 24 तो इसको न्यूनतम रूप में व्यक्त करो। इसका मतलब समझिए ध्यान से, पहले आप इसका सलूशन ध्यान से आप देखिए अच्छे से। तो हमारे पास दिया है पी एक्स इक्वल टू दिया है 144। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12 और इसको हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2 और इस 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2 और इस 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और गुणे 2 और इस 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। और क्यू एक्स हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 24। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 दूनी 24। ये बात समझ में आ रही है। अब ये हमसे कहा था कि इसको न्यूनतम रूप में व्यक्त करो, यानी हमको निकालना है पी एक्स बटे क्यू एक्स, ठीक है। तो पी एक्स का मान कितना दिया है 144 बटे ये हो जाएगा 24। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 बटे इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो कट क्या रहा है, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 दूनी 6, हमारे पास 6 बचेगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यही इसका न्यूनतम पद है, यानी इसको न्यूनतम रूप में हमने व्यक्त कर दिया। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर किसी को हो तो बताइए भाई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं और इनको हम अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि अगर एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन वो छूटने ना पाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग गाइस बढ़ते हैं।
देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से आप समझिए। क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को निम्नतम रूप में व्यक्त करो। निम्नतम रूप में व्यक्त करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को निम्नतम रूप में व्यक्त करो। तो इसका सलूशन जब हम हल करेंगे इसको, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई संख्या अगर हमारा p बटे क्यू के रूप का हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम मानेंगे px। तो यहाँ माना px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और qx इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। बात समझ में आई। अब यहाँ से px का हम मान जरा निकालें। अगर यहाँ से px इक्वल टू क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो आ जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट बच जाएगा। अब हमको मान निकालना qx का, जरा देखो ध्यान से आप। qx इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब 4 एक अन्नम 4, 4 में जोड़ेंगे 5, तो इसका गुणनखंड बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4। इसको जब हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 4। चूंकि हमको कहा था इसको निम्नतम रूप व्यक्त करो, यानी हमको निकालना है px बटे qx, ठीक है। px का मान हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 बटे, और qx हमारे पास दिया है x प्लस 1 और x प्लस 4 दिया है। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा px बटे qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 4। तो ये इसका कंप्लीट सलूशन है। बात समझ में आई यहाँ तक कि सबको? कोई दिक्कत अगर किसी को हो यहाँ तक तो बताइए भाई। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ तो सिंपल है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ गाइस हम लोग। तो देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको हम लोग अच्छे से हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है हमारा 12 a क्यूब b के पावर 5 c के पावर 4 बटे 24 a स्क्वायर b के पावर 6 c के पावर 5 को px बटे qx के रूप में व्यक्त करो, ठीक। यहां तक बात समझ में आई सबको? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन गाइस, ठीक है। अब हमको इसका सलूशन निकालना है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास px बराबर हो जाएगा 12 a क्यूब b के पावर 5 c के पावर 4 और qx हमारे पास हो जाएगा 24 a स्क्वायर b के पावर 6 c के पावर 5। तो हमको निकालना है px बटे qx। तो px हमारे पास हो जाएगा 12 a क्यूब b के पावर 5 c के पावर 4 बटे ये हो जाएगा 24 a स्क्वायर b के पावर 6 और c के पावर 5। तो ज़रा ध्यान से देखो, 12 का नम 12 दूनी 24, यानी यहाँ बच जाएगा 1/2। यहाँ देखो a स्क्वायर है, यहाँ है a क्यूब, तो यहाँ बच जाएगा a। अब ध्यान से देखो, यहाँ है b के पावर 5, यहाँ है b के पावर 6, तो यहाँ बच जाएगा b। यहाँ है c की पावर 4, यहाँ है c की पावर 5, तो यहाँ बच जाएगा c।
तो यानी ये हो जाएगा a बटे 2bc। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा px बटे qx इक्वल टू ये हो जाएगा a बटे 2bc। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा दिया है 144 तथा 48 को सरल करो। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब समझते हैं जरा। ये क्या कहता है, 144 तथा 48 को सरल करने का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि चाहे इसको कहे सरल करो, या आपसे ये कह दे कि इसको निम्नतम पदों में व्यक्त करो, या आपसे ये कह दे कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गाइस, और इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास पी एक्स इक्वल टू दिया है 144 और क्यू एक्स इक्वल टू कितना दिया है 48। तो हमको निकालना है पी एक्स बटे क्यू एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 144 बटे ये हो जाएगा 48। इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 गुणे 12, और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 4। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 3। यानी हमारा आ जाएगा पी एक्स बटे ये हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई सबको। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दिया, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर को न्यूनतम रूप में व्यक्त करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमको इसको हल करना है। तो आप इसके सलूशन को ध्यान से देखिए अच्छे से। तो यहाँ आप हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे में लिख सकते हैं एक्स माइनस ए। और हमारे पास क्यू एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे में भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए। तो अगर यहाँ से निकाले हम पी एक्स बटे और ये हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे में एक्स माइनस ए बटे और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए और दूसरे में भी हो जाएगा एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। यानी हमारा आ जाएगा पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। तो ये हमारा संख्या को परिमेय संख्या का जो निरूपण हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें इस चैप्टर में हमको 2-3 चीज़ें और पढ़नी है। एक हमको पढ़ना है एलसीएम और दूसरा पढ़ना है एचसीएफ। एक हमको पढ़ना है एलसीएम एंड दूसरा हमको पढ़ना है एचसीएफ। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। तो एक बार सारी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे करके समझा दे रहा हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर यहाँ पे आए तो आप उसको आसानी से कर ले जाओ। अब जरा हम लोग एलसीएम के बारे में समझते हैं। एलसीएम किसी भी नंबर का कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको पहले समझते हैं हम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर।
अब किसी भी नंबर का हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे ये देखो, जैसे हम कह दें हमारे पास एक नंबर है 12 है, 8 है, 4 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, यही तरीका ज्ञात करने का। इसको आप थोड़ा देख लीजिए एक बार हल्के से, मैं भाई हल्का फुल्का बताना चाहता हूँ इसमें, ताकि आप, ये तो आप पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लो इसको। इसका अगर एलसीएम निकाले हम तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर इसको हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। फिर किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 3 ऐसे रहेगा, 2 एक नम 2, फिर 1। अब हम 3 से काटेंगे, 1 1 1। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम इक्वल टू लिखोगे, एलसीएम इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। बात समझ में आता आई? चलिए, ये तो इसका हो गया एलसीएम। अगर हमारे पास 2 नंबर दे दे और कहे कि उसका एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसी का इस्तेमाल अब आगे आने वाला है। ये पढ़ाने के पीछे रीजन एक यही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पीछे से जो सवाल हम करेंगे वहाँ पे उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है, इसलिए मैं चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये देख लो, जैसे अगर कह दे 144 तथा 48 का एलसीएम ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? 144 तथा 48 का एलसीएम ज्ञात करो, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ये जो आपने अभी तक ये जो मेथड पढ़ा है ना, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यानी इसका गुणनखंड करके आप इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, अब जरा देख लो, 144 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, पहली बात हम 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको जरा ऐसे काटो तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको जरा हम लोग ऐसे काटते हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, अगर इसको हम 2 से काटें तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसको अगर 2 से काटें तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12। इसको भी अगर 2 से काटें हम तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6। इसको भी अगर 2 से काटें हम तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो तो 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3, फिर किससे करो? 3 से काट दो, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम इक्वल टू लिखे हम तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ, तो 48 तियाँ हो जाएगा 144। यानी जो एलसीएम आ गया हमारा 144 तथा 48 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 144। तो इसका आंसर हो गया। अगर हमारे पास 2 नंबर रहेंगे उसका हम कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। अब मोटा मोटा हम लोग समझते हैं एचसीएफ क्या होता है हमारा। एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का आगे इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जरा आप ध्यान से समझिए, देखो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लो अच्छे से ध्यान से। जैसे ये हम कह दें, जैसे एक नंबर हमारे पास दिया है 9 और दूसरा नंबर हमारे पास दिया है 3।
अगर आपसे कहे कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो आप कैसे निकालोगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 9 और यहाँ लिखोगे 3। देखो इसको हम किससे काटेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 एका 3 और 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसके द्वारा ये दोनों संख्याएं पूर्णतः कट जाएं। ध्यान सुनिए, ऐसा नंबर जिसके द्वारा ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी बार कट जाएं उसी को कहते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से 9 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हमारा। ठीक, एक एग्जांपल और देखो, जैसे हम ये कह दें 12 कह दें, 24 कह दें, 48 कह दें और कहें कि इसका एचसीएफ निकालो आप ध्यान से। तो पहले जरा इसको देखो ध्यान से। तो अगर हम 12 का करें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12, इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। अगर हम 24 को लिखें गाइस तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और अगर हम 48 को लिखें तो ये हो जाएगा 6 गुणे 8, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, एक 6 यहाँ भी है, एक 6 यहाँ भी है, एक 6 यहाँ भी है, ठीक है। तो इन तीनों में जो चीज कॉमन होगी वो होगी 6, क्योंकि 6 जो है 12 को भी काट सकता है, 6 24 को भी काट सकता है और 6 48 को भी काट सकता है। ये तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर देखो हमारा 12 भी 12 को काट सकता है, 12 भी 24 को काट सकता है, 12 भी 48 काट सकता है। तो हमको ऐसा नंबर खोजना है जो तीनों को पूरी पूरी बार काट दे। तो यहाँ पे 12 आएगा, एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को पूरी पूरी बार काट दे रहा है, इसलिए 12 24 48 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। तो ये तो थी एचसीएफ के बारे में और ये तो थी एलसीएम के बारे में, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी है, ये हमको पढ़ाना नहीं है, बस ये चैप्टर में थोड़ा सा इसका एनालिसिस था, मतलब इसके बारे में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से तो देखो भाई अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग ये होता क्या है। अगर हम मान लें, माना ए तथा बी, ए तथा बी दो धन पूर्णांक हों, धन पूर्णांक हो। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी सबके आगे प्लस लगाओ, उसको कहते हैं धन पूर्णांक, ठीक है। तथा आर व क्यू ऐसे हों, माने ये आर और क्यू ऐसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ये होता है ए बराबर, ये होता है बी क्यू प्लस आर, यही इनका, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यही इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इसका मतलब क्या क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है विभाज्य, विभाज्य। बी का मतलब होता है भाजक, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। ये बात समझ में यहां तक आई आपको? चलिए अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं सवाल के माध्यम से। जैसे देखो अगर एक नंबर हमारे पास दे दिए, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5, अगर हम भाग 16 में दे रहे हैं तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे लिखेंगे 15 और घटाएंगे 1 आ जाएगा। ये जो है 3, समझो ध्यान से, इसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं?
भागफल। और जो 1 आया है इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। और जो 5 है इसको कहते हैं भाजक है। और जो 16 है इसको कहते हैं भाज्य। बात समझ में आया? समझ लो ध्यान से। अब इसको थोड़ा समझो अच्छे से आप। भाजक किसको कहते हैं इसको थोड़ा समझ लो आप। जैसे भाजक क्या होता है? भाजक हमारा क्या होता है? जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट है भाज्य। भाज्य क्या होता है हमारा? जिसमें हम भाग देते हैं। भाज्य क्या है? जिसमें हम ये होगा, जिससे यहां रहेगा, जिससे हम, सही तो था यार, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं, जैसे देखो ये 5 है, ये 16 है। हम 5 से किस में भाग दे रहे हैं? 16 में। 16 में जो भाग जा रहा है इसी को कहते हैं भाज्य, ठीक है। और जो आता है भागफल, भाग देने के पश्चात है, यानी कितनी बार गया है, भाग देने के पश्चात जो चीज आती है उसको कहते हैं भागफल। तो यहां लिखेंगे भाग देने के पश्चात और शेषफल क्या होता है? जब भाग दे लेंगे जो चीज बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। तो ये सारी चीजें आप जानते रहिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से समझ लो ध्यान से। जैसे कह दे एक नंबर हमारे पास 4 है और इसमें हमको कहता है 18 से भाग दीजिए, ठीक है। समझो ध्यान से। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल। समझ लो ध्यान से, इसको कहते हैं भागफल। और ये जो 2 आया है इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल। और 18 को कहते हैं भाज्य और 4 को कहते हैं भाजक, ठीक। ये बात यहां तक समझ में आई आपको? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आज आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। कल इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम किसी सवाल को कैसे हल करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं 2 तारीख को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइस।